नमस्ते बच्चों, कैसे हो। ये वॉइस के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, कोई फैशन के लिए नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आज हम डिस्कस कर मैंने कहा था कि हम एक स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे आपको हर एक वीक। आज मैं उसी के टॉपिक के साथ आया हूँ। और एक स्कॉलरशिप होती है KVPY, टाइम खराब नहीं करूंगा, KVPY, जिसको फुल फॉर्म होती है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में ही अपन बात करेंगे। ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए मैं सीधा बताता हूँ। किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना की सबसे पहली बात होती है कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना में, उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी कि इसमें हर महीने 5,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, हर महीने 5,000 रुपए मिलते हैं। अब शायद ज्यादा गौर से सुनो आप इसको। अब इसके अंतर्गत तो उन्होंने 3 सेक्शन बना रखे हैं कि एक तो 11th क्लास में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है, इस साल एडमिशन लिया है, जैसे अब 10th पास कर ली तो 11th में एडमिशन लेगा, वो बच्चा उसके एग्जाम दे सकता है। जिसने अब जैसे अपन 2020 में है तो जून जुलाई में एडमिशन शुरू होंगे, तो जिसने 12th में एडमिशन लिया है वो भी दे सकता है उस समय। जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, वो भी इसका एग्जाम दे सकता है। 3 तरह से, जिसने 11वीं में एडमिशन लिया है लेगा इस बार जुलाई में, जून जुलाई में जब भी होगा लॉकडाउन खुलने के बाद, वो भी एडमिशन ले सकता है। 12th में जो इस बार स्टैंडर्ड में 12th क्लास में होने वाला है वो भी इसकी एग्जाम दे सकता है, और जो फर्स्ट ईयर में होगा इस बार वो भी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंटों के लिए, आर्ट्स के स्टूडेंटों का इससे कोई लेना देना नहीं है। साइंस के स्टूडेंट, साइंस का मतलब चाहे वो बायोलॉजी का हो या फिर मैथ का हो या स्टैटिस्टिक का हो, संख्यांकिकी का हो, मैथ का बायोलॉजी का किसी का भी हो, लेकिन होना चाहिए साइंस का स्टूडेंट। कि तीसरी बात जो इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट है कि ये कितने साल तक ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो BSc करोगे उसके बाद आगे या फिर MSc नहीं करते हो तो ये BSc तक मिलेगी, यानी 3 साल मिलेगी। अगर आप लगातार उसी के साथ आगे MSc भी करते हो तो आपको 5 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इंटीग्रेटेड MSc मतलब BSc और MSc एक साथ करते हो तो 5 साल तक मिलती है। शुरू के 3 साल में इसमें जो रुपए मिलते हैं 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, यानी साल के 60,000 रुपए। लास्ट के जो 2 साल है, जैसे BSc के साथ ही आपने MSc में एडमिशन ले लिया तो उसमें लास्ट के 2 साल आपको 7,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। 5,000 रुपए पर मंथ के अलावा साल के इसमें 20,000 रुपए, साल के इसमें जो है 20,000 रुपए और मिलते हैं। 20,000 रुपए और मिलते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, उसको सबमिट करवाते हो, वो आपका प्रोजेक्ट चेक करते हैं। अगर वो सही सबमिट हुआ है, प्रोजेक्ट सही है, तो आपको 20,000 रुपए हर साल के मिलेंगे। और वो प्रोजेक्ट का जो लास्ट के 2 साल यानी BSc पूरे होने के बाद अगर आप MSc में एडमिशन लेते हो तो उस लास्ट के 2 साल में जो प्रोजेक्ट करते हो उसके आपको 28,000 रुपए मिलते हैं। हर साल मिलेंगे, हर साल आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना पड़ेगा। कुछ ज्यादातर लोग करते ही नहीं है, रियलिटी ये है, तो वो 20,000 रुपए ज्यादातर लोगों के चले ही जाते हैं। तीसरी बात में आता हूं कि ये इसमें परसेंटेज का कितना रोल होता है। डेफिनेटली अगर स्कॉलरशिप की अपन बात कर रहे हैं तो परसेंटेज यानी कौन कौन परसेंटेज। तो सबसे पहले आपको, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, यानी आपने इस बार 10th का एग्जाम दिया और 10th का एग्जाम पास करके आप 11th में एडमिशन लिया है इस साल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसका एग्जाम दे सकते हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और आपके कब भर सकते हो, जब आपके 10th में 75% बना हो। 75% पूरे सब्जेक्टों को मिला के 75 नहीं, मैथ और साइंस का अगर आप मार्क्स निकालोगे, जैसे 100 नंबर का पेपर मैथ का होता है और 100 नंबर का साइंस का होता है, दोनों को मिला के आपको आपके 150 से अबव नंबर आए हैं, 150 या 150 से अबव नंबर आए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। SC ST और PWD की अगर मैं बात करूं तो उन्हें सिर्फ 65% नंबर चाहिए, साइंस और मैथ दोनों को मिला के। हिंदी इंग्लिश के बारे में वो नहीं कह रहे, सिर्फ 75% नंबर चाहिए आपको साइंस और मैथ दोनों को मिला के, और 65 SC ST और PWD वालों के लिए है। OBC में आ गया है, वहां नहीं बचा है OBC के लिए 75 है। जो जिस बंदे ने इस बार 12th में एडमिशन ले लिया, 11वीं पास कर चुका है और 12th में हो गया है, वो भी इसकी एग्जाम दे सकता है। और उसको क्या है, उसको ये स्कॉलरशिप मिले उसके लिए जरूरी है कि उसे 12th में 60% नंबर लाने पड़ेंगे, 60% नंबर लाना जरूरी होगा उसके लिए। उसका आप 10th की परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, तो 60% आनी चाहिए। किसमें? PCM में। अगर मैथमेटिक्स ले रखी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, आपने बायोलॉजी ले रखी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। SC ST वालों के लिए वही 50% है, अगर 50% आता है SC ST और PWD की। तीसरा जो है इसके अंदर का उन्होंने बांट रखा है फर्स्ट ईयर, यानी जो 11वीं में एडमिशन ले चुका है वो भी इसके एग्जाम दे सकता है, जो 12वीं में हो गया वो भी, और जो फर्स्ट ईयर में जिसने एडमिशन ले लिया है वो भी दे सकता है। उसके लिए भी सेम ही है कि उसने 12वीं में 60%
बनाया हो पीसीएम में मिला के, हिंदी इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ते हो, पीसीएम में मिला के उसके 60% नंबर आए हो। अब उनका पेपर होता कैसे है, अब अपन बात आते हैं कि वो सीधा, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके बाद वो पेपर लेते हैं और उनका इंटरव्यू होता है। 75% वेटेज वो एग्जाम को देते हैं, एग्जाम में आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, और 25% उनका जो वेटेज होता है ओवरऑल मार्क्स में मिला के वो होता है इंटरव्यू का, इंटरव्यू भी लेते हैं और पेपर भी लेते हैं। अब बात आती है एग्जाम का पेपर कैसे आता है। जो 11th वाले, जिन्होंने इस साल 11th में लिया है, 10th पास करके ही 11th में एडमिशन लिया, उनके लिए अलग पेपर होता है, और जिन्होंने 12th में हो गए हैं और या जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, उन दोनों के लिए एक पेपर होता है। यानी जिन्होंने 11th में एडमिशन लिया है उनके लिए अलग पेपर आता है, और जो 12th में और फर्स्ट ईयर है उन दोनों के लिए सेम पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि 12th वालों के लिए अलग आएगा और फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग आएगा। अब बात आती है फर्स्ट ईयर, जो 11th में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए पेपर कैसा आने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी आती है इनके पेपर में भी। जिन्होंने 11th में एडमिशन लिया उनके भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी का ही पेपर आने वाला है इनके भी। लेकिन जो 10th पास करके 11th में गए हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। एक पार्ट होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो 11th में हुए हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, जो 11th में है उनके लिए पार्ट सेकंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के और बायोलॉजी के क्वेश्चन आने हैं। पार्ट फर्स्ट में 15-15 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये मत सोचना कि हम तो 10th में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ी, बेशक वो उसी स्टैंडर्ड का पेपर बनाएंगे जिस स्टैंडर्ड का आपने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आप 11th में हो गए तो आपको कॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 15 और मैथ के भी 15 और बायोलॉजी के 15। हर एक पार्ट को करना जरूरी होता है, हर एक पार्ट के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है। पार्ट सेकंड में यही क्वेश्चन 5-5 आते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये 1 नंबर का, इसमें यानी 15 क्वेश्चन है तो 15 नंबर के फिजिक्स, 15। पार्ट सेकंड में ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 नंबर के होंगे, यानी हर क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पूछते होंगे सेकंड पार्ट में। अब बात आती है तो 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 नंबर के, 10 नंबर का केमिस्ट्री, 10 नंबर का फिजिक्स, 10 नंबर का बायोलॉजी पूछते हैं। हर पार्ट के क्वेश्चन करना जरूरी है, कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि हम इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। हो गया 15, 15, 15, 15, 15, 16 हो गया, और ये 10-10 नंबर के, तो 100 नंबर का पेपर हो गया। माइनस मार्किंग कितनी होती है, 1/4। 1/4 का मतलब आप समझते हो, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे गलत होने पर। अब बात आते हैं अपने पास इस जो दूसरा पेपर होता है, जिन्होंने 12th में एडमिशन ले लिया है या फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, 12th में एडमिशन ले लिया है फर्स्ट ईयर में, उनके लिए अलग पेपर होता है। उनके भी सेम, उनका भी पेपर 2 पार्टों में डिवाइड होता है। उनका भी पेपर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में डिवाइड होता है। लेकिन उनके क्या फायदा होता है, उनको जो फायदा होने वाला है वो ये होता है कि उनको पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई 3 ही पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई 3 पार्ट। अगर किसी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है 12th में फर्स्ट ईयर में, तो वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पार्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी का पार्ट अटेम्प्ट ही ना करें तो कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ 3 पार्ट, कोई भी 3 पार्ट उनको सिलेक्ट करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कर लिया, जिनकी बायोलॉजी होती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उनको 3 पार्ट। और जो सेकंड पार्ट होता है, याद करना, जो सेकंड पार्ट होता है इधर, उसमें वो सिर्फ उनको 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मान लो कि किसी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थी, तो डेफिनेटली वो बायोलॉजी का पार्ट अटेम्प्ट नहीं करेगा जो 12th में है या फर्स्ट ईयर में, वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथ का पार्ट। इधर जाके उसको सिर्फ 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री का कर सकता है, या फिजिक्स, मैथ का कर सकता है, या फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का, कोई भी 2 पार्ट अटेम्प्ट कर सकता है। माइनस मार्किंग इसमें भी वही रहती है, 1/4। अब बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू। वो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को, उसके पास वो इंटरव्यू लेते हैं, और 75% वेटेज वो पेपर को देते हैं, और 25% वेटेज जो है, 25% वेटेज जो है वो किसको देते हैं, इंटरव्यू को देते हैं। अब बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता कब चलेगा कब फॉर्म आता है कब नहीं आता, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ। एग्जाम कौन कराता है, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, सबसे बेस्ट रैंकिंग है इंडिया की, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप। वर्ल्ड में अगर इंडिया की किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम आता है, किसी भी संस्था का नाम आता है, तो पहले नंबर पे वो IISc ही है। अब उसका जो नोटिफिकेशन आता है, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन KVPY वाले जो जारी करते हैं वो मई में, 11 मई को, यानी मई के सेकंड वीक में वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि कब हमारा फॉर्म आएगा, कब हम एग्जाम लेंगे, कब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे।
तो याद रखना मई के सेकंड वीक में टेक्नोलॉजी, मोस्टली वो टेक्नोलॉजी डे होता है 11 मई को, उस दिन वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वो अपना पूरा डाल देते हैं कि कब क्या होता है, यानी कब उनका एग्जाम होने वाला है, कब क्या होने वाला है, ये सब वो डाल देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कब आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म जो आता है उनका जुलाई के सेकंड वीक से शुरू हो जाता है, जुलाई के सेकंड वीक से। ये याद कर लेना, याद है तो ठीक है, वरना नोट कर लेना कि जुलाई के सेकंड वीक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5,000 रुपये पर मंथ बहुत होते हैं एक स्टूडेंट के लिए। 10th 11th कॉलेज से मिलना शुरू होता है, याद रखना, फर्स्ट ईयर से मिलेगा, 11th 12th वालों को नहीं। तो जुलाई के सेकंड वीक में उनका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, और अक्टूबर में जो होता है, अक्टूबर के सेकंड वीक में उसके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, और एडमिट कार्ड आ ही जाएगा तब आप देख ही लेंगे कि एग्जाम कब होना है कब नहीं। तीसरी बात जो है, ये हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। सेकंड बात, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, पहले ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता था, ठीक है, और दोनों होते थे, अब वो उन्होंने जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। सेकंड बात, थर्ड बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आप बहुत से लोग जो गांव से होंगे, रूरल एरिया से होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हम प्रैक्टिस क्या करें, तो आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं अपन KVPY वाले, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंदर जो IISc बेंगलोर वाले हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और यही इसी के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन क्या करेगा, कितने रुपए मिलते हैं, कब नोटिफिकेशन आता है, कब उसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, इन सब के बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी पेपर का भी लिंक प्रोवाइड करवा दें। बस इतना ही बता रहा था, बाकी कुछ भी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम उनकी ऑफिशियल साइट का हम लिंक दे देंगे, उस लिंक पे आप जाके क्लिक करना, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाकी ऑफिशियल साइट पे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।